आपने जब से रेलवे एग्जाम का नोटिफिकेशन देखा होगा, तब से आपके दिमाग में दो बातें तो जरूर चल रही होंगी। पहला कि क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि आपने जब भी वैकेंसी आई है, जैसे जैसे आपने सभी वैकेंसियों में फॉर्म फिल किया होगा, मेरा ऐसा मानना है। और सारे के सारे फॉर्म देखने के बाद आपको अब एग्जाम डेट जब देखने को मिल रही है, तब आप ये असमंजस में पड़े हो कि अब तैयारी किसके लिए शुरू की जाए। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए कि रेलवे के आप किसी एक एग्जाम को तैयार टारगेट करके तैयार करेंगे और आपका उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि रेलवे लगभग सभी एग्जाम जितने भी दे चुकी है अभी नोटिफिकेशन, उनमें सभी एग्जामों को मैं एक कंबाइंड निचोड़ आपको दूंगा, जिससे आप रेलवे के सभी एग्जाम देने के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर रख सकोगे। और मेंटली प्रिपेयर कैसे रखना है, वो इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा जब वीडियो देखेंगे तो आपका एक पॉइंट टू पॉइंट डाउट क्लियर होता चला जाएगा। रेलवे का जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ पूरा पूरा साझा करने की कोशिश करूंगा, जिसमें अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे बेझिझक होकर के, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और लाइक से सब्सक्राइब में कमी कीजिएगा, दोस्तों को और शेयर करिएगा वीडियो, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो अभी भी भ्रमित हैं इस चीज को लेकर के कि किसका बैच लिया जाए पढ़ने के लिए, जिससे उसका सिलेक्शन सुधार अपना हो सके व्यक्ति का। तो मेरा मानना यही है कि बैच किसी का भी लो, लेकिन सिलेक्शन आपके चारों एग्जामों में होना है जो आपके रेलवे के एग्जाम लगे हुए हैं। चार एग्जाम कौन कौन से हैं, पहले बात कर लेते हैं। जैसे आपने आरपीएफ की बात करते हैं, रेलवे पुलिस प्रोटेक्ट फोर्स की बात करते हैं, तो एक एसआई का एग्जाम है और एक कांस्टेबल का एग्जाम है। दो एग्जाम हो गए यहाँ पर। एक एनटीपीसी का एग्जाम है, एनटीपीसी में है ग्रेजुएट लेवल का, एक तो है ग्रेजुएट लेवल का और दूसरा है ट्वेल्थ लेवल का, ठीक है ना, ट्वेल्थ लेवल का एनटीपीसी का। तीसरा हम बात करते हैं एएलपी और टेक्नीशियन, ये दोनों के दोनों आप एग्जाम देख सकते हो। लोको पायलट जो है, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्निकल का। तो ये सारे के सारे एग्जाम आपके अभी एएलपी की जो डेट, सॉरी रेलवे की जो डेट आ चुकी है, उन्होंने आपने एक एक साथ डेट कैलेंडर जारी कर दिया है। आप घबराएं नहीं, आपके पास मिनिमम कम से कम अभी भी 2 महीने का समय है। 2 महीने मतलब 45 दिन का समय लेकर के चलिए, आप 45 दिन का समय है आपके पास लगभग। तो 45 दिन के समय में आपको करना क्या है, वो स्ट्रेटजी जो सारे के सारे एग्जामों में आपको फिट बैठेगी और आपका पूरा का पूरा सिलेबस भी तैयार कराएगी और साथ ही साथ सिलेक्शन के भी लिए 100% श्योर रहेगी। दूसरी चीज हम बात करते हैं कि एएल सॉरी आरपीएफ की पहले बात कर लेते हैं। तो आरपीएफ में आपके दो एग्जाम है, जैसे कि एसआई का और कांस्टेबल का, ठीक है। तो इसमें आपको देखो, इन सारे एग्जामों की हम बात करते हैं पहले, सारे के सारे एग्जामों के लिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका सब्जेक्ट जो है वो मैथ, ठीक है ना। मैथ, मैथ की अगर हम पार्ट्स में आपको पढ़ना है, नंबर एक जो मैथ का पार्ट्स है ये है आपका अर्थमेटिक का, अर्थमेटिक, ठीक है। और दूसरा है एडवांस, एडवांस का। तो अर्थमेटिक और एडवांस, अर्थमेटिक और एडवांस का जो रेशियो, यदि आपका 25 क्वेश्चन का टारगेट है, तो आप ये मान के चलो कि 25 में से 20 क्वेश्चन अर्थमेटिक के, 5 आपके एडवांस के, हो सकता है 18 पूछ ले अर्थमेटिक के, आपके 7 से 8 क्वेश्चन एडवांस के पूछ ले। तो ऐसा आपको मान के चलना है, इस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करनी है। दूसरा आपका सब, और ये सभी एग्जाम के लिए, एसआई, कांस्टेबल, एनटीपीसी, ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन के लिए, और ये आपका एएलपी टेक्नीशियन, दोनों के एग्जामों के लिए। तो आपके कितने एग्जाम देखो बनने हैं यहाँ पर, दो दो चार और दो, 6 एग्जाम बनने हैं आपके, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ के बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की, रीजनिंग की, ठीक। रीजनिंग की अगर हम बात कर लेते हैं, तो रीजनिंग में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि रीजनिंग आपका सभी एग्जामों में बराबर बराबर वेटेज है। रीजनिंग का लगभग किसी में 30 तो किसी में 35 क्वेश्चन आने हैं। तो आप इन दोनों सब्जेक्ट से आप ये मान के चलो आपको 100% यहाँ से नंबर लाने हैं, एक एक दो क्वेश्चन छोड़ के। कहीं एग्जाम अगर 30 क्वेश्चन पूछ रहा है मैथ और रीजनिंग 30, कहीं पूछ रहा है आपका 35 और 35, ठीक है। तो आप यहाँ 35 वाले को टारगेट करिएगा कि यहाँ 32 से 33 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, 32 से 33 क्वेश्चन। और 30 वाले में लगभग लगभग 27 से लेकर के 28 तक, 27 से 28 क्वेश्चन, यानी दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन डाउट में रह सकते हैं आपके, जो हम ऐसा मानना है कि ये ह्यूमन नेचर है, आपको शायद ना आए। कारण क्या है कि इनमें आप इसलिए छोड़ सकते हो क्योंकि वहां पर टाइम इतना नहीं होता है, आपको टाइम भी मैनेज करना है, और टाइम मैनेज करने के चक्कर में आप उन्हीं में अगर अटके रहोगे तो बाकी का आपको कोई ना कोई पोर्शन छोड़ना निश्चित है, क्योंकि टाइम उतना नहीं है, 90 मिनट का टाइम होता है सभी एग्जाम जो भी है, चारों के चारों। तो आगे हम बात करते हैं, एनटीपीसी में हो गया आपका मैथ और रीजनिंग, एएलपी में भी हो गया मैथ और रीजनिंग, और सारा आरपीएफ में भी आपका मैथ और रीजनिंग हो गया। सबसे ज्यादा जो वेटेज जिसका आपको सबसे ज्यादा डाउट रहता है वो जीके जीएस का, जीके, जीएस, जीए और सीए। मैंने चार नाम क्यों लिखे, देखो, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का मतलब यहाँ से आपको लेके चलिएगा, जीके का मतलब है आपका स्टैटिक जीके से, यहाँ से स्टैटिक का। और जीएस से मतलब आप समझ ही रहे होगे, साइंस का है, पी सी बी, ठीक। जीए का मतलब है आपका आर्ट के सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। और सीए का मतलब है आपका करंट अफेयर्स, ठीक है ना, करंट अफेयर्स, ठीक। अब करंट अफेयर्स के बाद में आपको इन सारे के सारे सब्जेक्ट को लेके चलना है साथ साथ।
अच्छा, चारों सब्जेक्ट आप जीएस में कैसे तैयार करेंगे उसके लिए हम बात करते हैं। देखो स्टैटिक जीके के लगभग लगभग टॉपिक जो हैं, ये लगभग हम सही से लिख लेते हैं इसको पहले थोड़ा। स्टैटिक जीके के लगभग लगभग टॉपिक बनते हैं 45 टॉपिक। 45 टॉपिक ऐसे हैं स्टैटिक जीके के जिनको आपको 101% श्योर तैयार करना ही पड़ेगा रेलवे के लिए, ठीक है। इसमें आप ना नुक्कर नहीं कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, ठीक है ना, पीसीबी। अब अगर आप एएलपी के लिए तैयार करते हो, एएलपी के लिए, तो आपको फिजिक्स में लगभग टाइम देना है 1 घंटा, केमिस्ट्री में टाइम देना है 1 घंटा, बायो में टाइम देना है 1 घंटा, यानी 3 घंटे यहाँ पे पीसीबी के लिए, एएलपी के लिए। किसके लिए? एएलपी और टेक्नीशियन के लिए, ठीक। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी दोनों को मिलाकर के 1 घंटे का टाइम ले लीजिए आप, ठीक है, 1 घंटे का टाइम। स्टैटिक जीके में आप प्रॉपर 1 घंटे का टाइम देना ही देना है आपको। करंट अफेयर्स के लिए आपको 1 घंटा टाइम देना ही देना है, ठीक। अच्छा, अब आप देखेंगे कि स्टैटिक, ये तो हो गया एएलपी की स्ट्रेटजी, ठीक है ना, एएलपी के लिए। ये एएलपी के लिए बात की थी अभी मैंने, किसके लिए? एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। अब बात करते हैं इसी को हम एनटीपीसी और आरपीएफ के लिए, ठीक है, एनटीपीसी और आरपीएफ के लिए। एनटीपीसी और आरपीएफ के लिए जब हम बात करते हैं तो स्टैटिक जी यहाँ लिखा रहने देते हैं, यहाँ लिखते हैं अच्छे से, स्टैटिक और आर्ट के सब्जेक्ट, ठीक है। आर्ट के आपको 4 सब्जेक्ट मान के जो भी मैंने बताया, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी, ठीक है, 4 सब्जेक्ट, साइंस का पार्ट्स और करंट अफेयर्स। देखो स्टैटिक एनटीपीसी की बात कर लो, एनटीपीसी या आरपीएफ की बात कर लो, ठीक। दोनों के लिए स्टैटिक में आपको 2 घंटे डेली देना ही देना टाइम, करंट अफेयर्स में 1 घंटा डेली देना ही टाइम है। आर्ट के सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा डेली टाइम निकालिएगा और साइंस के लिए भी 1 घंटा डेली निकालिएगा, ठीक है। अब इसको कैसे तैयार करना है? आर्ट के 4 सब्जेक्ट हैं, तो आप इनको तैयार करिएगा, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमी को। हिस्ट्री को मान के चलिएगा 20 दिन, प्लस पॉलिटी के लिए 10 दिन, प्लस ज्योग्राफी के लिए 10 दिन, इकोनॉमी के लिए भी आप 10 दिन ले लीजिएगा। तो 30 दिन ये, 20 दिन ये, 50 दिन, लगभग 45 से 50 दिन का टाइम यहाँ पे आप लग जाएगा, 45 से 50 दिन का टाइम। मैंने ये अप्रोक्स टाइम लगभग माना है, तो आप थोड़ा कम ज्यादा कर लीजिएगा। जैसे आपको इकोनॉमी हो सकता है 5 दिन में तैयार कर लो आप, ठीक है ना। तो आप डे टू डे तैयार करिएगा, ये नहीं है कि आज हिस्ट्री भी पढ़ ली, पॉलिटी पढ़ ली, इकोनॉमी पढ़ ली, साइंस भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। पर डे आपको बस 1 घंटा आर्ट के सब्जेक्ट में देना है, 2 घंटा स्ट्रेटेजी को देना है, साइंस को 1 घंटा देना है और करंट अफेयर्स को 1 घंटा देना है। इसके साथ साथ आप स्ट्रेटेजी के में जब 2 घंटे पढ़ेंगे तो मतलब है इसका पर डे आपको एक टॉपिक क्लियर करना है, वन बाई वन, वन डे, यानी 2 घंटे में आराम से आप क्लियर कर सकते हो कोई भी एक टॉपिक, ठीक है ना। अच्छा, साइंस की हम बात करते हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें पूरे पूरे टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। साइंस की अगर हम बात करते हैं तो पीसीबी, पीसीबी सबसे कम आपको 30, 30 और 1 ऐसे टाइम को डिवाइड करना है। यानी कि आप अगर पूरा टोटल अगर टाइम देखेंगे ना 45 दिन, तो आपको लगभग लगभग 10 दिन, 10 दिन और लगभग लगभग यहाँ से 20 दिन या 15 दिन मान लो, इतने में आप आराम से साइंस तैयार कर सकते हो अगर आप डेली 1 घंटा दे रहे हो। यानी 10 दिन में फिजिक्स तैयार हो जाएगी, 10 दिन में केमिस्ट्री और 15 दिन में आपकी बायो तैयार हो जाएगी, ठीक है ना, एनटीपीसी और एएलपी के लिए। करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो आप कुमार गौरव सर की मैगजीन आती है एक, मंथली मैगजीन, और छमाई यानी 6 मंथ की मैगजीन। ये मैगजीन आप ले लीजिएगा, यहाँ से आप करंट के जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं उनको आप तैयार कर लीजिएगा, या आपके पसंद में जो भी मैगजीन हो। एक स्पीडी करके भी रेलवे के लिए बहुत अच्छी होती है, स्पीडी, तो आप स्पीडी से पढ़ सकते हो। अन्यथा कुमार गौरव सर की जो मंथली मैगजीन आती है आप उसको ले सकते हो, करंट अफेयर्स आप वहां से तैयार कर सकते हो। ये स्ट्रेटजी मैंने अभी बताई है एनटीपीसी और आरपीएफ के लिए। किसके लिए? एनटीपीसी और आरपीएफ के लिए, एनटीपीसी और आरपीएफ के लिए। इससे पहले जो मैंने बताई थी वो एएलपी टेक्नीशियन के लिए थोड़ी अलग है। एएलपी टेक्नीशियन के लिए आपको कहाँ टाइम ज्यादा देना है वो वीडियो में आप देख सकते हो बैक करके। पूरा मानना ये है कि सब्जेक्ट आपको उतने ही पढ़ने हैं, मैथ रीजनिंग तो आपको प्रॉपर पढ़ना ही पढ़ना है सारों एग्जाम के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा जीएस में किस स्ट्रेटजी के साथ आपको काम करना है वो आप देख लीजिएगा अपना, वीडियो में मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है। घबराने की जरूरत नहीं है, 45 दिन से 50 दिन में आपका सारा का सारा सब्जेक्ट तैयार हो सकता है, ठीक है ना, पूरा पूरा सब्जेक्ट। और ऐसा नहीं है कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, पेपर देने के टाइम आप जब जाओगे तो आपको खुद महसूस होगा जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते चले जाओगे ना कि आपका सिलेबस भी तैयार हो रहा है, प्रैक्टिस सेट भी तैयार हो रहा है। पर डे का आप 8 घंटे का शेड्यूल लेके चलिएगा, पर डे का 8 घंटे से ज्यादा आपको सिलेबस तैयार करने में टाइम नहीं लगने हैं, ठीक है, 8 घंटे का पर डे। आप भूल जाइएगा इस बार की दिवाली, जब तक जॉब नहीं तब तक दीपावली नहीं, ठीक है ना। तो इस बार की दिवाली आप बलिदान कर दो, त्याग कर दो, क्योंकि त्याग करे बिना कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है, त्याग तो करना ही पड़ेगा। कुछ चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। दीपावली हर साल आती है, हर साल मना लोगे, लेकिन सिलेक्शन अगर हो गया इस बार तो अगली दीपावली बहुत अच्छे से मनाओगे, ठीक है। अच्छा, 8 घंटे की स्ट्रेटजी में आपको क्या करना है मैंने आपको बताया कि किस तरीके से लगभग 8 ही घंटे बन रहे होंगे, आप जोड़ लीजिएगा। अगर आप जीएस को 4 घंटे देते हो और मैथ, ये आपका जीएस है, ये मैथ है, ठीक है।
तो मैथ और रीजनिंग को मिला करके 4 घंटे, और जीके जीएस को मिला करके 4 घंटे, या मैथ रीजनिंग को अगर 3 घंटे, तो यहाँ आप 5 घंटे, लगभग लगभग आप सभी सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हो। ठीक है, और जब आप इसको तैयार कर लोगे, तब आप देखोगे कि आपकी जो तैयारी है ना, वो एक ऐसे रिदम पे पहुंच चुकी है कि आपको माइंड में ये लगेगा कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है। तभी आपको प्रैक्टिस सेट लगाना चालू करना है। ठीक है ना, आप प्रैक्टिस सेट की तरफ अभी देखना भी मत, और ये सारे के सारे ऑनलाइन लगाने हैं आपको, क्योंकि ऑफलाइन आपका एग्जाम नहीं है। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, टेक्स्ट बुक पे लगाइए। डब्ल्यू एग्जाम है, RWA। आपको कमेंट ये करके बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, कि आर्टिकल 10 के तहत क्या किसी भारतीय व्यक्ति जिसको नागरिकता जन्म से प्राप्त है, कि भारतीय मतलब जो जन्म से भारतीय है, कि नागरिकता छीनी जा सकती है या नहीं। आर्टिकल 10 में ये कहा गया ना, नागरिकता छीनने का प्रावधान। तो वो क्या, ये क्वेश्चन आप पढ़िएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। ऑप्शन ये दिए गए हैं, हाँ नहीं, हाँ ना, दोनों, पता नहीं। तो आपको क्या कमेंट आंसर यहाँ पे करना है, और उसका रीजन भी देना वैलिड। ठीक है ना, तो आप 2 से 3 लाइन का एक मतलब क्वेश्चन है, ये 2 लाइन का क्वेश्चन है, आप 1 लाइन में उसका आंसर लिखिएगा कि अगर उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है तो क्यों, नहीं छीनी जा सकती है तो क्यों। आप देखना ये है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि रेलवे जब क्वेश्चन पूछता है तो 1 लाइन का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उसमें डाउट कई छुपे होते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, तैयारी में अपनी धार देते रहिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए, जय हिंद।